हेलो। आज हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र के काव्य हेतु। तो काव्य हेतु से तात्पर्य है वह तत्व जो काव्य रचना का कारण है। संसार में हमारे साथ अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ घटित घटनाओं का हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम प्राय अभिव्यक्त करना चाहते हैं। इसकी यथावत एवं साधारण शब्दावली में अभिव्यक्ति वार्ता कहलाती है और कल्पनाश्रित एवं असाधारण शब्दावली में अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं। काव्य रचना का सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होता है, केवल उसी व्यक्ति में होता है जो विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा से संपन्न होते हैं। तो यह प्रतिभा ही काव्य का हेतु है, किंतु भारतीय काव्य शास्त्रियों ने इनके अतिरिक्त अन्य हेतुओं का भी उल्लेख किया है। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु को नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग कहते हैं। अभ्यास को अमंद अभियोग कहा है। रुद्रट ने और कुंतक ने काव्य हेतु शक्ति को कहा है, व्युत्पत्ति को कहा है और अभ्यास को कहा है। आचार्य वामन के अनुसार लोक यानी लोक व्यवहार ज्ञान, विद्या विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान और प्रकीर्ण के अंतर्गत आते हैं लक्ष्यज्ञता अर्थात काव्यों का अनुशीलन, अभियोग अर्थात अभ्यास, वृद्ध सेवा अर्थात गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्ति, अवेक्षण अर्थात उपयुक्त शब्दों का चयन तथा अनुपयुक्त शब्दों का अपसारण और प्रतिभा अवधान अर्थात चित्त की एकाग्रता। इन आचार्यों के उपरांत सारग्रही मम्मट ने उक्त सभी काव्य हेतुओं को निम्नोक्त 3 काव्य हेतुओं में अंतर्भुक्त किया। जैसे मम्मट के अनुसार शक्ति अर्थात प्रतिभा, दूसरा लोक काव्यशास्त्र काव्य आदि के अवेक्षण निरीक्षण एवं अध्ययन द्वारा प्राप्त निपुणता, और तीसरा है काव्य के मर्मज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास। इन तीनों का समन्वित रूप काव्य रचना का हेतु है। शक्ति अथवा प्रतिभा का लक्षण। शक्ति अथवा प्रतिभा के लक्षण प्रसंग में इन आचार्यों के कथन कुछ इस प्रकार हैं, परिभाषाएं। जैसे रुद्रट के अनुसार जिसके बल पर कवि विभिन्न काव्य विषयों को अनुकूल शब्दों में अनायास अभिव्यक्त कर देता है उसे शक्ति कहते हैं। कुंतुक के अनुसार पूर्व जन्म तथा इस जन्म के संस्कार से प्रौढ़ता को प्राप्त विशिष्ट कवित्व शक्ति प्रतिभा कहलाती है। मम्मट के अनुसार कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। आचार्य जगन्नाथ के अनुसार काव्य रचना के अनुकूल शब्द तथा अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा की सर्वोत्कृष्टता एवं अनिवार्यता क्या है कि मम्मट के अनुसार शास्त्र पठन तो गुरु के उपदेश द्वारा जड़मति के लिए भी संभव है, पर काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है। कहने का तात्पर्य कि शास्त्रों को तो गुरु के उपदेश के कारण जो विवेकहीन है, जिसमें कम बुद्धि है, वो भी पढ़ सकता है गुरु के उपदेशों के कारण, पर काव्य का निर्माण हर कोई नहीं कर सकता। जिसमें प्रतिभा होगी वही काव्य का निर्माण कर सकता है। वामन और मम्मट के शब्दों में प्रतिभा ही कवित्व का बीज है। तो दंडी ने प्रतिभा को आवश्यक हेतु तो माना है, पर कभी कभी इसके अभाव में भी शास्त्र ज्ञान और अभ्यास के द्वारा काव्य रचना की स्वीकृति उन्होंने कर ली है। किंतु आनंदवर्धन के अनुसार यह स्थिति किसी भी रूप में संभव नहीं है। शक्ति के बिना यथार्थ काव्य की रचना हो ही नहीं सकती है। फिर है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति कहते हैं उस निपुणता को जो विभिन्न काव्यों तथा शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन अथवा लोक व्यवहार ज्ञान द्वारा प्रस्तुत होती है। व्युत्पत्ति काव्य का हेतु नहीं है, अपितु प्रतिभा का परिष्कारक हेतु है। इसके द्वारा सहज प्रतिभा परिपुष्ट परिष्कृत प्रखर शक्ति संपन्न हो उठती है। तो इससे प्रतिभा के अभाव की पूर्ति भी नहीं हो सकती। अन्यथा सभी काव्य मर्मज्ञ काव्य शास्त्र तथा लोक व्यवहार पटु व्यक्ति भी काव्य रचना करने लगते हैं और अशिक्षित एवं ग्रामीण कवियों द्वारा सुंदर ग्राम्य गीतों की रचना संभव न हो पाती। फिर है अभ्यास। अभ्यास का प्रश्न। मंगल नामक आचार्य ने इसे ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है, परंतु ये काव्य न तो अनिवार्य हेतु है, न प्रमुख हेतु है और न आवश्यक हेतु है, क्योंकि ऐसे में अनेक कवि संसार में हो चुके हैं जिनकी प्रथम रचना ही उनकी अमर कृति है। तो उदाहरण के लिए जैसे वाल्मीकि का प्रसिद्ध प्रथम श्लोक ही इस तथ्य का प्रमाण है। हाँ, अभ्यास द्वारा प्रतिभा में परिष्कार अवश्य आ जाता है,
तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि काव्य के मूल प्रेरक तत्व को काव्य हेतु कहते हैं। काव्य का अनिवार्य एवं एकमात्र हेतु है प्रतिभा और व्युत्पत्ति अथवा अभ्यास। प्रतिभा के ही परिष्कार, पोषक एवं संवर्धक हेतु हैं। अंततः विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या सभी कवियों की प्रतिभा